आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चेन्नई का एक बड़ा ही लोकप्रिय सिल्क स्टोर है कुमारन सिल्क स्टोर। पिछले दिनों वहां इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि उसका वीडियो वायरल हो गया। लोग टूट पड़े थे वहां पर शॉपिंग करने के लिए। माना वहां क्लियरेंस सेल चल रही थी, मगर सोशल डिस्टेंसिंग भी तो कोई चीज होती है। वहां कुछ भी नहीं था ऐसा। सेल हो या चुनाव, एक ही हाल है। देश में कई जगह पर चुनाव होने वाले हैं तो सभाएं हो रही हैं, लोग मजे में सभाओं में जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। सच कहें तो एक ही बात है, सेल हो या सभा। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ लगाम कसी है इसको लेकर, ताकि लोग मुंह पर मास्क तो कसकर चलें कम से कम। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। कोरोना कवरेज आप सुन रहे हैं मेरे साथ। आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट आप हर दिन सुन सकते हैं। यहाँ जानकारियां होती हैं, डॉक्टर का मशवरा होता है, बहुत कुछ है। एक बार सुनकर तो देखिए। आज जैसे हम बात करने वाले हैं कि क्या मनुष्य की आंतों में छिपकर रहता है कोरोना वायरस। प्लाज्मा थेरेपी क्यों रास नहीं आई ICMR को कि इसे कोरोना की थेरेपी से ही हटा रहे हैं। दिल्ली सरकार प्लाज्मा थेरेपी के मुद्दे पर क्यों नहीं कर रही है केंद्र को समर्थन। हर सवाल का जवाब कोरोना कवरेज में मिलेगा। पहले ये अपडेट्स। देश में कोरोना के मामले 77 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में 55,838 नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही वक्त में 702 रोगियों की मौत हो गई और 67.74 लाख से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेथ रेट 1% से कम है। वहीं नेशनल डेथ रेट घटकर 1.51% हो गया है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग इलाके में स्थित AIR नाम के बार को सील कर दिया है। यहां कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा था। दक्षिणी राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा 8,369 केस दर्ज किए गए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ICMR ने IIT खड़गपुर की कोविड रैप टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। 500 रुपए के खर्च में 1 घंटे के अंदर ही इस टेस्ट से रिजल्ट मिल जाएंगे। कोविड-19 के चलते 7 महीने से बंद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2 नवंबर से खुल जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक फिलहाल PhD और रिसर्च कर रहे छात्रों को कैंपस में एंट्री दी जाएगी। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विकसित की गई कोरोना वैक्सीन के ब्राजील में क्लिनिकल ट्रायल में एक वॉलंटियर की मौत हो गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि टेस्टिंग जारी रहेगी। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक एक जोखिम भरा परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। लंदन इंपीरियल कॉलेज के मुताबिक चैलेंज स्टडी के तहत 18 से 30 वर्ष के 90 स्वस्थ लोगों को वायरस से संक्रमित किया जाएगा। कोरोना वायरस को फर्जी बताने वाले यूक्रेन के लोकप्रिय फिटनेस इन्फ्लुएंसर दमेत्री टूजहुक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने मार्च के बाद से ही इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। बोर्ड ने हाल ही में क्रिकेट की वापसी के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर BCB ने अंडर-19 क्रिकेट के कैंप को रद्द कर दिया है। और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने ऐलान किया है कि वे चीन की सिनोवेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। साउथ कोरिया के सियोल में एक अनूठा तरीका अपनाया गया हेल्थ केयर वर्कर्स के सम्मान में। ड्रोन की लाइट से आकाश में बहुत सारी आकृतियां बनाई गई। आखिर में लिखा हुआ आता है थैंक्स टू यू। ये गवर्नमेंट का एक प्लान था जिसका नाम थैंक्स टू यू रखा गया। ये उन लोगों को भी थैंक यू है जो लोग मास्क लगाते हैं। 300 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे आसमान में इस कलाकारी को उभारने के लिए। मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, मगर जो म्यूजिक उस वक्त सुनाई दिया था वो तो सुना सकती हूँ। सुनिए और इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके कि रात के अंधेरे में आसमान में चमकती आकृतियां, मास्क लगाए हुए लोगों की आकृतियां और आखिर में लिखा हुआ थैंक्स टू यू।
अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम सबने सुना है, इसके नतीजों के बारे में भी सुना है, लेकिन आईसीएमआर ने इस पर आपत्ति की और इसे कोरोना थेरेपी से हटाने का निश्चय किया है। इस पर दिल्ली सरकार सहमत नहीं है। उनका मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर है। पहले तो डॉक्टर से जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आईसीएमआर ने कहा है कि मरीजों को इलाज के दौरान मरने से बचा पाने में प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं कर रही, इसलिए इसे हटा दिया जाए। मेरी साथी खुशबू ने इस सिलसिले में डॉक्टर सुशीला कटारिया से बात की। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। अभी आईसीएमआर ने कह दिया है कि इसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से इस थेरेपी को हटाया जाएगा। इस पे वो लोग सोच रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्यों आईसीएमआर ने ये कहा? देखिए, जब शुरू में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हुआ था और पॉलिटिकली इसको बहुत प्रमोट किया गया था, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि साइंस को और पॉलिटिक्स को हमें दूर रखना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। कई और वायरसेस में भी इस तरह की इस थेरेपी को यूज किया था, जैसे इबोला वायरस है या स्वाइन फ्लू वायरस है, और ये पैसिव इम्यूनिटी के लेवल पे काम करता है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं कि ये कब काम कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, कितनी मात्रा दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उसके प्लाज्मा में कितनी एंटीबॉडीज हैं, और जिसको हम दे रहे हैं उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। तो अभी बहुत सारी स्टडीज हुई। शुरू में जो प्लाज्मा थेरेपी का यूज हुआ उसमें एंटीबॉडी लेवल नहीं चेक हुआ था, डोनर प्लाज्मा के और रेसिपिएंट प्लाज्मा के। तो अभी जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो ये है कि जो भी फायदा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस सब को देखते हुए इसको प्रोटोकॉल से निकाला जा रहा है। पर हमें ये मान के चलना चाहिए कि कोविड-19 जैसी बीमारी में जहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है, उसमें आपको ये याद रखना जरूरी है कि किस चीज को हम कब इस्तेमाल करें। और प्लाज्मा थेरेपी का अगर कोई रोल है तो भी वो शुरू के 7-8 दिन में है, उसके बियॉन्ड कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक रेसिपिएंट की अपनी एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं। सो ये पहले भी ये मैजिक बुलेट नहीं था और टोटली यूजलेस अब भी नहीं है, ये मेरा विचार है। और हर एक को पेशेंट के हिसाब से इंडिविजुअल डिसीजन क्लिनिशियन को लेना चाहिए। जो गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ गाइड करने के लिए हैं। हर एक पेशेंट को उसके पर्सनल हिस्ट्री के हिसाब से आप ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो डॉक्टर, अगर ये जो थेरेपी है, अगर क्योंकि अभी तो वैक्सीन आई नहीं है और इसको एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, तो अगर आने वाले समय में इसको हटा दिया जाता है तो क्या क्या ऑप्शंस हम लोग के पास बचते हैं इसके अलावा? देखिए, ये आज के टाइम पे जो कोविड-19 में सबके पास तजुर्बा 8 से 10 महीने का है। रिसर्च बहुत ही हाई स्पीड पर चल रही है। इससे ज्यादा स्पीड पर रिसर्च मेडिकल फील्ड में शायद ही पहले कभी हुई हो। तो एक हाइपोथेसिस पोस्टुलेट किया जाता है कि ये वर्क करेगा, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे प्लाज्मा थेरेपी, जैसे रेमडेसिविर, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सब चीजें एक हाइप के साथ आई और फिर धीरे धीरे इनका जो हाइप है वो फेड हो रहा है। अभी पिछले इसी सप्ताह सॉलिडेरिटी ट्रायल के रिजल्ट्स भी आए, तो उसमें भी ये कहा गया कि एंटीवायरल ड्रग्स से मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, लोपिनाविर, रिटोनाविर हो, चाहे वो रेमडेसिविर ही क्यों ना हो। सो आई थिंक अभी तक किसी चीज से अगर बिना डाउट के बेनिफिट हुआ है वो स्टीरॉइड से हुआ है। पर स्टीरॉइड्स का भी ये देखना जरूरी है कि हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने स्टीरॉइड बीमारी के पहले सप्ताह में इस्तेमाल किए या बहुत माइल्ड केसेस में इस्तेमाल किए तो वो फायदे की बजाय नुकसान करेंगे। सो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में अगर हम स्टीरॉइड इस्तेमाल करेंगे तो वो एक अच्छी हेल्प हो सकती है पेशेंट के लिए। बाकी कुछ और भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जो इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करती हैं, जिनको स्टडी किया जा रहा है। तो ये सब ऑप्शंस रहेंगी और नई नई ऑप्शंस, रीपर्पजिंग ऑफ मेडिकेशन है या कुछ नया इसके लिए डेवलप होना है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी उदासीनता वाली बात नहीं है कि अब तो कुछ भी नहीं रहा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। और हर क्लिनिशियन को अपने पेशेंट के लिए जो भी आज तक की स्टडीज या जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट टेलर करने का हक है, और वो पेशेंट के लिए डॉक्टर्स करते रहेंगे। जैसे जैसे और साइंस तरक्की करेगी, नए मॉलिक्यूल आएंगे और उनके साथ में बेनिफिट जरूर होगा। तो एकदम से हेल्पलेस फील करने वाली बात मुझे नहीं लगती। ओके, तो डॉक्टर, अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने मतलब कह दिया कि
उनको मिलाकर 2000 से ज्यादा मरीजों की जो इलाज हुआ है वो इसी से हुआ है, प्लाज्मा थेरेपी से हुआ, और उनकी जानें बच गई हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते आपकी क्या राय है कि क्या इसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए या इस पे अभी और कुछ काम करने की जरूरत है और पहलुओं को जानने की जरूरत है इस थेरेपी से रिलेटेड? मेरा मानना है कि इसको पूर्णतः नहीं हटाना चाहिए। इसके ऊपर की कितनी डोज, कितने एंटीबॉडी टाइटर्स और किस समय दिया जाए, उस तथ्य को और जांचना, रिसर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल 100% नेगेट करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैंने कहा, ना तो ये मैजिक बुलेट है और ना ही ये टोटली यूजलेस है। इसका कहीं ना कहीं बीच में बेनिफिट है। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी थेरेपी आप किस समय पे देते हो। प्लाज्मा थेरेपी आप पहले हफ्ते में ट्राई करते हो और डोनर के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उससे फायदा होगा। और अगर हम बिना एंटीबॉडी टाइटर किए और सेकंड वीक, थर्ड वीक ऑफ इलनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। तो इन नटशेल मेरा कहने का मतलब है कि हमें प्लाज्मा थेरेपी को बिल्कुल जीरो के लेवल पे तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ, डॉक्टर को अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके सही समय पे देना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब जान लेते हैं दिल्ली सरकार का रुख क्या है। आज तक टीवी के हमारे साथी पंकज जैन हमसे जुड़े हैं। जी पंकज। देखिए, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं कि ये पूरा विवाद प्लाज्मा को लेकर कहां से शुरू हुआ। मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नेशनल कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार चल रहा है। और जैसे ही ये बयान सामने आया, उसके बाद पत्रकारों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन से सवाल पूछा। ये दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सतीन जैन, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करा चुके हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिल्ली की जो स्थिति है उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 2000 लोगों से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने जो हाल ही में एक बयान दिया है उसमें सतीन जैन ने कहा है कि जो दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी लोगों को, वो किसी हद तक कामयाब रही थी और उससे लोग बेहतर भी हो रहे थे। और उन्होंने खुद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मेरी जान प्लाज्मा से बची है। और उन्होंने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि इस पर राजनीति ना की जाए और जो प्लाज्मा थेरेपी है उसे बंद ना किया जाए। तो आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर रुख क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से आईसीएमआर की तरफ से बयान सामने आया उसके बाद दिल्ली में बड़े स्तर पर और सबसे पहले पूरे देश में प्लाज्मा बैंक खोला गया था। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल में खोला गया था। उसके बाद दिल्ली और देश का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है वो है लोकनायक जन नायक अस्पताल, वहां पर भी प्लाज्मा बैंक खोला गया था। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सबसे आगे थी। अमेरिका में भी प्लाज्मा को लेकर जब बयान दिया तो दिल्ली सरकार ने उसे हाथों हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर कई बयानबाजी की। और देखना ये भी होगा कि आगे केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर रुख क्या होता है। लेकिन दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी के, उनके स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन ICMR के इस बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और एक्चुअली बात तो मोर्टेलिटी रेट की है कि मोर्टेलिटी रेट जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये करा जा रहा है। तो क्या दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं, स्पेशली दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी अगर हम बात माने तो उनका ये कहना है कि दिल्ली में जब कोरोना का कहर शुरू हुआ और उसके बाद जब प्लाज्मा की शुरुआत हुई और सबसे पहले जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो दिल्ली को भी अनुमति मिली। दिल्ली को अनुमति मिलने के बाद जो गंभीर रूप से बीमार हो रहे थे, जिन्हें निमोनिया की शिकायत हो रही थी, उन्हें प्लाज्मा देना शुरू किया गया। हालांकि अब तक कोई डेटा शेयर नहीं किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि कितनी लोगों की जान प्लाज्मा देने के बाद बची है। उनका ये कहना है कि वो जल्द ही डेटा भी शेयर करेंगे। इस पर कोई स्टडी होगी, वो स्टडी भी वो पत्रकारों के साथ और पब्लिक के बीच में साझा करेंगे। लेकिन अब तक दिल्ली में
2000 से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। और जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनका यही कहना है कि ज्यादातर लोगों की जान बची है। तो ये तमाम दावे और इन दावों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप, तो देखना ये होगा कि ये पूरा मामला कहाँ तक जाता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में सरकार ने प्रचारित किया है प्लाज्मा थेरेपी को, उसमें कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार का रुख भी सामने आया है, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस को ही सबको मानना होता है, चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई अन्य राज्य हो। तो ऐसे में आईसीएमआर का ही फैसला अंतिम होगा। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि आपने ट्रायल शुरू किया तो अब प्लाज्मा थेरेपी को बंद ना कीजिए। तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में अभी भी रोजाना 3000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें कई गंभीर लोग भी हैं और रोजाना कई ऐसे लोग हैं जो प्लाज्मा के लिए बैंक में फोन करते हैं, अपने जानकारों को फोन करते हैं और इसकी जरूरत अभी भी महसूस की जा रही है। और सिर्फ ये दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां भी लोग प्लाज्मा के लिए पूछताछ करते हुए नजर आ जाते हैं। हालांकि आगे केंद्र सरकार का फैसला क्या होगा, या फिर अभी तक सिर्फ बयान दिया गया है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, डेटा शेयर उन्होंने नहीं किया है। जैसे ही वो डेटा शेयर करेंगे इसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी इस माध्यम से। और साथ ही साथ क्या आधिकारिक तौर पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से प्लाज्मा के बारे में कोई बातचीत करती है, इसका भी इंतजार करना होगा। ये थे पंकज जैन। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, प्लाज्मा इन और प्लाज्मा आउट। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। बहरहाल, अब मैं उस रिपोर्ट की बात करती हूँ जो ये कहती है कि कोरोना वायरस संक्रमण से आप 14 दिन बाद मुक्त हो गए तो भी आपके शरीर को छोड़ता नहीं है कोरोना वायरस, बल्कि वो आंतों में छिप कर रहता है। कैसा डर लगता है ना सोचकर। तो आइए जानते हैं पूरा माजरा है क्या आखिर ये। इंडिया टुडे ग्रुप के प्रभास के दत्ता हैं साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी प्रभास। देखिए, ये बीमारी कोविड-19 अभी भी बिल्कुल नया है। मुश्किल से 1 साल हुए हैं और आधिकारिक तौर पर देखें तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ रिसर्चर्स ने ये जरूर कहा था कि हो सकता है इस बीमारी की शुरुआत पिछले साल अगस्त में हो गई हो या नवंबर में हो गई हो। अगर ऐसा है तो 1 साल हम मान सकते हैं कि इस बीमारी को हो गए, पता लगे। अब ये जब बीमारी पहली बार आई चीन में, जब इसकी पहचान हुई तो ये कहा गया कि ये ILI है। ILI मतलब कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। उसमें वो सांस की बीमारी है जिसमें नाक के जरिए या फिर गले के जरिए, मुंह के जरिए वायरस बॉडी में पहुंचता है और लंग्स और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वहाँ असर डालता है। ये इसी सोच पे इलाज भी चलता रहा, क्योंकि नई बीमारी थी तो पहले से इसकी दवा होना संभव नहीं है और इसका वैक्सीन भी संभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसको लेकर रिसर्च आगे बढ़ते गए, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, जो डेटा एनालिसिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने देखा कि कोविड के सिम्टम्स या कोविड करने वाली इस वायरस SARS-CoV-2 कोरोना वायरस की वजह से जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ लंग्स या नेजल चैम्बर्स या थ्रोट में नहीं है, और जगहों पर भी है। ये इसकी शुरुआत देखिए मार्च में या अप्रैल में रिपोर्ट्स आई थी, वहाँ रिसर्च आई थी, तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने पाया था कि जो फीकल मैटर्स हैं, जो एक्सक्रीटा निकलती है हमारी बॉडी से, उसमें 10वें-11वें दिन तक वायरस पाया गया था। तब ये श्योर नहीं था कि क्या ये वायरस वहाँ निकल तो जा रहा है बॉडी से, लेकिन क्या ये दूसरे ऑर्गन को भी असर डाल रहा है। अभी सितंबर, अक्टूबर के शुरुआत में जो नई स्टडीज हुई हैं, इन्होंने एक पैटर्न एस्टैब्लिश किया है और इस पैटर्न के मुताबिक ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज नहीं है,
तो ये मल्टी सिस्टम सिंड्रोम कह रहे हैं, कुछ लोग मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम कह रहे हैं, यानी कि मल्टी ऑर्गन डिजीज के रूप में साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये अब स्टैब्लिश हो चुकी है बीमारी। तो ये क्यों कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पर है, तो इन्होंने अपनी रिसर्च में देखा कि बहुत सारे लोग जिनको नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया गया है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये देखते हुए कि उनकी रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो इलनेसेस थी वो कम हो गई हैं, आराम हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, ये कह के कि उनका ये कोविड फ्री है। लेकिन अब जो साइंटिफिक लिटरेचर सामने आ रहा है उसमें लग रहा है कि कोविड फ्री कहे जाने की वजह ये रही कि उनका जो स्वाब सैंपल्स हैं वो नेजल चैम्बर या थ्रोट से कलेक्ट किए गए, जहां से वायरस एग्जिट कर चुका है, और ये वायरस इंटेस्टाइन में, गट में वो छिपा रह रहा है। अब गट में क्यों छिपा रह रहा है, इसको लेके 2-3 विचार हैं रिसर्चर्स के, वैज्ञानिकों के जो इस पे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गट जो हमारा है ये नॉन एक इम्यून ऑर्गन है और ये बॉडी का सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। तो यहाँ कोई वायरस या बैक्टीरिया आए तो उसको अपनी बीमारी के लक्षण रिफ्लेक्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में कुछ लंबा दिन लगता है। जैसे कि नाक में आ जाए तो वो इमीडिएटली चौथे दिन आ जाता है, या कुछ बीमारियां 5वें-6ठे दिन बॉडी ब्लड के दूसरे हिस्से में आने से आ जाता है। गट की जो बीमारियां हैं वो कई बार कुछ हफ्ते भी ले लेती हैं। इस केस में यही देखा गया कि कोविड फ्री डिक्लेयर किए जाने के बाद भी पेशेंट्स को 3 हफ्ते बाद उनके गट में या उनके फेसेज में फीकल मैटर्स में की जांच हुई तो वहाँ एक्टिव कोरोना वायरस पाए गए। इसका मतलब है कि 3 हफ्ते बाद तक बॉडी में कोरोना वायरस कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, और उसके छिपने की जगह अब मालूम पड़ी है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। जी, तो क्या जो री इन्फेक्शन के केस आते हैं या आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आज वापस एक रजिस्टर हुआ है, अमेरिका में भी हो गया, भारत में भी आईसीएमआर ने मान लिए, तो क्या इसकी वजह ये हो सकता है कि वो हमारे बॉडी में तो वैसे भी रहता ही है, तो फिर से इन्फेक्ट कर सके? क्या ऐसे कोई चांसेस होते हैं? देखिए, ये इन दोनों का बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड लिंक अभी तक नहीं आया है किसी रिसर्च में, लेकिन इसके संभावना से कोई भी वैज्ञानिक मना नहीं कर रहा अभी ये उन्होंने ये पाया है कि बहुत से लोगों में सिम्टम्स वापस से आ रहे हैं। अब चूंकि इन लोगों को कोविड फ्री नेजल और थ्रोट चैम्बर से जो स्वाब सैंपल्स लिए गए उनके बेसिस पे किया गया था, तो ये अभी बता पाना मुश्किल है कि दूसरी जगह से अगर स्वाब वो सैंपल्स लिए गए होते तो क्या वायरस होने की पहचान का डिटेक्शन मिलता, वो हमारी जो मशीनें हैं क्या वो डिटेक्ट कर पाती। सपोज कीजिए ये कह रहे हैं डॉक्टर्स कि स्टूल टेस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर कोई नेगेटिव आता है नेजल और थ्रोट स्वाब सैंपल्स में तो उनके स्टूल टेस्ट होना चाहिए। संभव है कि जिन लोगों को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, अगर वो 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वापस से कोविड के सिम्टम्स उनमें दिख रहे हैं, तो इसकी संभावना है कि कोरोना वायरस छिपा हो गट में और फिर अपने आप को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है। जी, जो पहले 2002 में और 2003 में सीओवी था, सार्स सीओवी, वो भी जो है इंटेस्टाइन में ही रहता था, तो क्या बिल्कुल एक जैसी क्वालिटी सारे इसके वो हैं लक्षण जो? देखिए, ये इन्हीं वैज्ञानिकों ने ये बात भी बताई है कि अभी तक जो बेस्ट इन्फॉर्म्ड गेस है, एस्टैब्लिश इसलिए नहीं हुआ है कि अभी तक कोविड के ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन का अभी तक पता नहीं चला है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक प्रोब नहीं हुआ है। तो जो बेस्ट इन्फॉर्म्ड गेस है साइंटिस्ट कम्युनिटी का वो ये है कि ये वायरस एक बैट से, चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचा है किसी इंटरमीडिएट एनिमल के जरिए, और चमगादड़ के मोस्ट प्रोबेबली उसके गट में, उसके स्टमक में ये वायरस रहता था। उसकी वजह यह है कि इसके पहले जो सार्स आया था 2002-03 में, इसी तरह की बीमारी लेकर आया था, तो उस वायरस
को स्टैब्लिश कर दिया गया था कि वो बैट के स्टमक, इंटेस्टाइन, गट रीजन से वो आया है। बैट भी एक मैमल है इंसान की तरह, तो वो ऑलरेडी ये वायरस मैमल के गट में रहने के लिए आदी है। उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो मैमलियन इंटेस्टाइन को समझता है, तो वो आसानी से उस जगह जाकर छिप सकता है। और ये वायरस भी एक लाइफ है, जब वो बॉडी में होता है तो बिल्कुल एक लाइफ की तरह बिहेव करता है और लाइफ अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है एक छोटे से ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म से मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक या पेड़ पौधों तक का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है लाइफ का अर्थ पे, वो ऐसे ही है कि लाइफ अपने आप को बचाती। तो ये पॉसिबल है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि ये वहीं से खासियत उसकी जो जेनेटिक मेकअप में है उसका फायदा लेके ये गट में छिपा रह रहा हो। और ये सार्स 2002-3 वाले मामले में ये देखा गया था कि उन्हें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती थी, वॉमिटिंग होती थी या दूसरे तरह के एब्डोमिनल पेन या एब्डोमेन इलाके में दूसरी डिस्कम्फर्ट होती थी। जी, तो अभी तो और रिसर्च की जानी बाकी है। अभी इसमें इनके रिसर्च का ये पहले से चल रहा है। हांगकांग में मार्च के आखिर से या अप्रैल की शुरुआत से उन्होंने जो भी फॉरेनर्स वहाँ थे जो रिस्क प्रोन जोन से आते थे, उनका नेजल और थ्रोट स्वैब सैंपल्स के अलावा स्टूल टेस्ट भी कर रहे थे। जो वहाँ पहली बार वहाँ के वैज्ञानिकों ने देखा था, स्टूल में 11वें-12वें दिन तक एक्टिव कोरोना वायरस पाया गया था उसके बाद से। तो ये एक कोरिलेशन है। और हांगकांग में ही सार्स वायरस जो पिछला था उसकी पहचान हुई थी, उस पर ज्यादा रिसर्च भी वहाँ हुआ था। तो ये उन्होंने इस कनेक्शन को इजीली समझा। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च का वॉल्यूम आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता है कि आप जो भी सरकारें हैं या मशीनरी जो कोविड को कंट्रोल करने में लगी हैं, वो अपना डायग्नोसिस का तरीका थोड़ा सा बदलें और नेजल और थ्रोट स्वैब के अलावा स्टूल टेस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव फाइट हो। ये थे प्रभास के दत्ता। अब आप बताइए कि इस वायरस ने क्या जगह छोड़ी है ऐसी जो उसके लिए नहीं बनी है। हर रास्ते, हर गली, हर सतह, हर सरफेस की बात अलग है, लेकिन ये तो बॉडी में भी हर जगह पर मिल रहा है, आंतों में छिपकर रहता है। बाप रे। और अब एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिन्होंने कोरोना को हरा दिया और जिंदगी का झंडा शान से लहरा दिया। इनका नाम है आकाश पारिक, मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। आइए सुनते हैं प्रगति की इनसे बातचीत। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको कोविड से रिलेटेड? एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। कोविड हो गया ये बहुत सुनकर ही बहुत ज्यादा बेकार लगा था, बुरा लगा था, लेकिन बाद में ठीक होने के बाद अच्छा लग रहा है कि जंग जीत ली एक तरह से। और जब घर पे लोगों को पता चला कि आप पॉजिटिव हो गए तो कैसा रिस्पांस था घर वालों का? एक्चुअली घर वाले भी पॉजिटिव हो गए थे तो मुझे उसका ज्यादा बुरा लगा था। तो मॉम डैड भी पॉजिटिव हो गए थे, तो हम तीनों की रिकवरी जो है डे बाय डे अच्छी होती गई। बस फिर डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से। तो क्या क्या दवाइयों में और दवाइयों के अलावा क्या क्या चीजें आप ले रहे थे जिसकी वजह से जल्दी आराम हुआ? बेसिकली देखो, हमको हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो टैबलेट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया हुआ है, तो हमको वो चलती थी, प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स थी, इंजेक्शंस भी थी, टैबलेट्स भी थी, प्लस मल्टीविटामिन थी, जिंक की टैबलेट्स थी जो कि आपकी बॉडी में जो भी चीजें रिकवर जल्दी कर सके, और लिम्सी थी जिसमें विटामिन डी होता है। तो ये इस टाइप की चीजें थी, प्लस डाइट्स वगैरह रहती थी, वो लोग वहीं से खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे। सो काफी ठीक दवाइयों से भी और वैसे भी रिकवरी जल्दी हो जाती है। होम आइसोलेट हुए थे कि नहीं, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो एक तरीके से डर तो बैठा होगा एक बार मन में? बिल्कुल बैठा था। 15 दिन हॉस्पिटल की जर्नी होना और पता नहीं चलना कि क्या हुआ है, क्या होगा अपने साथ आगे, रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, कितना डैमेज है लंग्स में, ये सारी चीजें पता नहीं चल रही थी। पर डे बाय डे डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, वो बताते थे, तो कंडीशन ठीक इम्प्रूव होती चली गई। सो अब जब आपने जंग जीत लिया तो उसके बाद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी पेशेंट्स होते हैं उनको? मैं यही मतलब खुद भी आगे भी ध्यान रखूंगा चीजों का। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इजीली लोगों के टच में नहीं आना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हो तो इनिशियली आपको सबसे पहले या तो होम आइसोलेशन करना चाहिए
या आपको किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता ना हो, आप नॉर्मल फीवर समझ रहे हो, वो कोविड हो और वो धीरे धीरे फिर लोगों तक पहुंचे। सो सबसे पहले तो आप अगर कुछ भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको एक बार डॉक्टर से या कोई मेडिकल टीम से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए। देन एक बार जब आप ठीक होके आ जाते हो हॉस्पिटल से, देन आपको कम से कम 5 से 7 दिन का होम आइसोलेशन भी करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सुनने में भी आता है कि कोविड जो है रिपीट हो जाता है। सो 7 दिन आप घर पे एक बार एडजस्ट होने के बाद देन फिर आप धीरे धीरे बाहर निकल सकते हो अपनी सेफ्टी के साथ। काफी अच्छा लग रहा है, बैक टू द वर्क, बैक टू द लाइफ, बाकी सारी चीजें पहले जैसी अच्छी लग रही है। 20-25 दिन घर पे रहने के बाद जब बाहर निकलते तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाश, हेल्दी लाइफ के लिए। देखिए अब चलने का वक्त है। कस के जूता, कस के बेल्ट और हाँ, कस के मास्क। मास्क ही है अभी सबसे बड़ा टास्क। मास्क पहनिए और प्लीज हाथ जरूर धोएं साबुन से कम 20 सेकेंड तक। Stay safe and stay connected. Bye bye. खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।